हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा टॉक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। यानी कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण। जब हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है क्या हिस्ट्री में संविधान सभा से रिलेटेड या संविधान बनाने से रिलेटेड कभी कोई बात हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री तो रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि कब कब भारतीय संविधान को बनाने के बारे में बात की गई थी। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की बात की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बट ये भी असफल रहता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से प्रथम प्रयास किया जाता है भारतीय संविधान के निर्माण का। बट ये जो प्रथम प्रयास था, ये प्रयास भी असफल रहता है। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी वो डायरेक्ट तो आई नहीं होगी, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। तो उस रीज़न को जानने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या है, 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और जब उन्होंने ये एक्ट पास किया था तो उन्होंने घोषणा की थी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक यानी कि 10 साल बाद, यानी कि 1919 के बाद इसमें जो भी प्रावधान किया गया 1919 के एक्ट में, 10 साल बाद इन सुधारों की, इसके द्वारा क्या क्या सुधार किए गए हैं, इसकी समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा करने के लिए एक आयोग, कमीशन नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। बट होता क्या है कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और उस टाइम पे जो ब्रिटेन में तात्कालिक गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, एंड जो वहाँ पे अपोजिशन पार्टी थी वो लेबर पार्टी थी। दोनों के बीच में बहुत ही कांटे वाली टक्कर चल रही थी कि कौन जीतेगा। तो इससे डरकर जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसने 2 साल पहले ही 1929 में करना था, बट वो क्या करती है, 1927 में ही इस कमीशन की नियुक्ति कर देती है। और इसका जो नाम होता है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में की जाती है। और इसका नाम भी क्या रख देते हैं, साइमन कमीशन। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस कमीशन में इसमें होता ये है कि ये तो सुधारों को चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, आयोग बनाया गया था। बट इसमें होता क्या है कि ये भारतीय संविधान के निर्माण का प्रयास करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि जो भारतीय हैं वो अपना जो संविधान है उसका निर्माण करने में खुद सक्षम नहीं है। और इसलिए ये क्या करते हैं कि भारतीय इसमें जो मेंबर थे वो 7 थे, और इस 7 के 7 मेंबर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, एक भी इंडियन नहीं था। इनको करना था भारतीय संविधान का निर्माण। तो जो इंडियंस थे उन्होंने बोला कि जब इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं है तो ये भारतीयों की समस्याओं से, प्रॉब्लम से तो जागरूक है नहीं, ये क्या भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। तो वो जहाँ भी साइमन कमीशन गया, हर जगह साइमन कमीशन का विरोध किया गया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है। जब इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था साइमन कमीशन को लेके, तो इंडिया जो उस टाइम पे सचिव थे, ब्रिटिश सचिव थे, वो कौन थे, ब्रकनहेड थे। तो ब्रकनहेड क्या करते हैं, भारतीयों को चुनौती देते हैं, अगर आप अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो आप हमें एक ऐसे संविधान का निर्माण करके दिखाइए जिसका कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ा दल विरोध ना कर रहा हो। तो भारतीय क्या करते हैं, इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। और जब भारतीय इस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार की जाती है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए की जाती है। ठीक है। और जो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होते हैं वो कौन होते हैं, नेहरू कमेटी के हेड होते हैं। ठीक है। बट जो ये प्रयास किया गया था, इस तरीके से संविधान निर्माण का प्रयास किया गया था, आगे चलकर जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी वो भी सब सही थी। बट पार्टी में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें JL नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे और कमेटी ने रिकमेंडेड किया था एसोसिएट स्टेट के लिए। तो इस बीच सहमति बन नहीं पाती और एंड में जाकर ये सफल नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद 1934 में ऑफिशियली रूप से, लिखित रूप में एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड की मांग रखी जाती है, बट ये भी सफल नहीं होता है। उसके बाद 1940 में अगस्त ऑफर आता है जिसमें फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को स्वीकार किया जाता है। फर्स्ट एक्सेप्टेंस था वो 1940 में ही मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
के गठन के लिए, ठीक है। और उसके बाद 1946 में आपको पता है कैबिनेट मिशन आता है, और इस कैबिनेट मिशन के थ्रू ही इंडिया के जो संविधान का निर्माण था वो किया गया था। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया थी भारतीय संविधान के निर्माण की, इसके बारे में जानने के लिए प्रयास करते हैं। तो जो कुल सीट थी वो 389 सीट्स थी, और इसकी संरचना कैसे कैसे थी, तो ब्रिटिश प्रांत था वो 292 स्टेट थे, देसी रियासतों से 93 थे, एंड चीफ कमिश्नर जो स्टेट थे वो 4 स्टेट थे। कौन कौन से थे? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुगरी एवं बलूचिस्तान, ठीक है। एंड जो इसका मतलब प्रोसेस क्या था, चुनाव हुआ कैसे, तो प्रक्रिया क्या अपनाई गई, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो जो 10 लाख की जनसंख्या थी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। जो संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। आप इसको समझने की कोशिश करो, जैसे इंडिया में अगर आप देखते हो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आप खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते हो, उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चुनाव हुआ था। तो यहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू, और यही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी होता है। एंड अगर जब हम आगे बात करते हैं तो किस किस समुदाय से, किस किस क्षेत्र से इसमें लोग शामिल किए गए थे? सिख थे, मुस्लिम थे एंड अदर्स थे। एंड जब चुनाव हुआ था उसके बाद किसको कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को 208 सीटें मिलती है, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है एंड अदर्स को 15 सीट्स मिलती है। अब जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था इसमें बहुत सारी बैठकें हुई थी जिस पर विचार किया गया था। तो कैसे कैसे हुआ था? तो जो हमारी प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें जो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट बैठक होती है उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है वो किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। और ये फ्रांस में एक परंपरा होती है प्रोटेम स्पीकर की। जो प्रोटेम स्पीकर है उसमें ये होता है जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा उसको फर्स्ट बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, एंड जब सेकंड बैठक होती है तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। एंड जो उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की थर्ड बैठक होती है, एंड थर्ड बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है एंड इसको पास कर दिया जाता है। कब? 22 जनवरी 1947 को इसे पास कर दिया जाता है, एंड यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था आगे चलकर भारतीय प्रस्तावना का पार्ट बनता है कुछ मॉडिफिकेशन के बाद। एंड संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, एंड हमने लास्ट वीडियो में भी संविधान सभा से रिलेटेड समिति की बात करी थी। तो कौन कौन सी समिति हैं जिनको जानना इम्पोर्टेंट है? तो प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। टोटल सदस्य कितने थे? इसमें 7 सदस्य थे। किसको ऐड करने के बाद? बी.आर. अम्बेडकर को, एंड जो बी.आर. अम्बेडकर थे वो क्या थे? इस कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। एंड सेकंड कौन थे? एन. गोपालस्वामी आयंगर। थर्ड थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ है डॉक्टर के.एम. मुंशी। फिफ्थ है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6 and 7 एन माधवराव एंड टी.टी. कृष्णाचारी। अब होता क्या है, जो एन माधवराव हैं वो बी.एल. मित्रा की जगह लेते हैं। अभी इनकी जो कंडीशन थी जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, एंड डी.पी. खेतान की जगह ली थी टी.टी. कृष्णाचारी ने। इनकी डेथ हो गई थी बीच में ही 1948 में। उसके बाद और कौन सी कमेटियाँ थी उसके बारे में बात करते हैं। संघ शक्ति समिति थी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति थी जिसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय राज्य समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति आप जान चुके हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकारों की जो उप समिति थी जे.पी. कृपलानी। अल्पसंख्यकों की उप समिति एच.सी. मुखर्जी। इन समितियों के अध्यक्ष के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। एंड राज्य के लिए समिति JL नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड झंडा समिति JP कृपलानी। संविधान सभा से रिलेटेड 3 वाचन हुए थे एंड तृतीय वाचन में जो भारतीय संविधान था उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। एंड और ये जो तृतीय वाचन में डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के माध्यम से इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया जाता है। एंड जो ये 26 नवंबर 1949 था, इसी टाइम पे 26 नवंबर 1949 को ही हमने अपने संविधान को क्या किया था, एडप्ट किया था। एंड इसको हम इफेक्ट में कब लाए थे, 26 जनवरी 1950 को लाए थे। इतनी सी बात आप जानते हैं। और उस टाइम पे इसमें कितने आर्टिकल थे, कितने भाग थे, ये भी आप जानते ही हैं। कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल्स थी। बट आगे चलकर ये चेंज होता है क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, तो पार्ट कितने हो गए, 25 हो गए। आर्टिकल्स अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया रहता है, तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। एंड शेड्यूल्स में कोई चेंज नहीं है, 12 शेड्यूल ही है अभी भी। एंड जो प्रस्तावना जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पे ऐड नहीं किया गया था। संविधान लागू होने के बाद प्रस्तावनाओं को ऐड किया जाता है भारतीय संविधान में। और जो भारतीय संविधान का जो जनक है या पिता है वो किसको कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और डॉक्टर BR अम्बेडकर को ही आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। किस चीज़ को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, ये हुई हमारे संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। एंड अगर हम जाने कि 26 जनवरी 1950 को ही हमने अपने संविधान को लागू क्यों किया, तो इसके पीछे रीज़न है, इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि लाहौर अधिवेशन होता है कब, 1929 में। ठीक है, जब लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था तो उस टाइम पे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, आगे चल के जो JL नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये घोषणा करते हैं कि कि आज से यानी कि रावी नदी के तट पर ये झंडा फहराते हैं और ये बोलते हैं कि आज से हम आज़ाद हैं। कब, 31 दिसंबर 1929 को ये बोलते हैं कि हम आज़ाद हैं। एंड ये आगे बोलते हैं कि 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की बैठक होती है जिसमें निर्णय लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 से हर एक दिन को हम पूर्ण स्वराज के रूप में बनाएंगे, यानी कि ये हमारा क्या होगा, आज़ादी का दिन होगा। ठीक है, तो इसी वजह से 26 जनवरी को वो डेट रखी जाती है जब हम गणतंत्र होते हैं और हम अपने संविधान को लागू करते हैं। इसके पीछे रीज़न ये था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।